आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 मांगा सीजन 2 के एपिसोड 1 को। तो चलिए सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किकोरू ने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर लिया है और उसको थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना की तरफ से मैसेज आता है कि काइजू नंबर 8 काफका हिबिनो का डिस्पोजल इस समय होल्ड पर है। ये देखकर शिनोमिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसको काफी ज्यादा चिंता थी क्योंकि अगली बार काफका ने अपना काबू खो दिया तो वह उसको नहीं रोक पाएगी। तभी एक बंदा शिनोमिया का नाम लेकर उसके कमरे में आता है और उस शख्स के लिए तो कमरे का दरवाजा भी छोटा पड़ जाता है। वह जैसे तैसे अंदर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर का वाइस कैप्टन एजी हाशिकावा, मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए आया हूँ। मीना ने हाशिकावा को बता दिया था कि किकोरू फर्स्ट डिवीजन को क्यों ज्वाइन कर रही है। डिवीजन डिस्ट्रॉय होने के कारण किकोरू अपनी ट्रेनिंग जारी नहीं रख पाएगी, इसलिए उसको फर्स्ट डिवीजन में भेजा जा रहा है। वहीं पे शिनोमिया अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट डिवीजन पूरे जापान का सबसे ताकतवर डिवीजन है। ये डिवीजन इतना ज्यादा ताकतवर है कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ करी जाती है। हाशिकावा शिनोमिया को फर्स्ट डिवीजन के कमांडर के रूम के गेट के सामने ले आता है। शिनोमिया अपने मन में सोच रही होती है कि वे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट में ज्वाइन हो चुकी है। वे उसके कमांडर से बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। ये सब सोचकर शिनोमिया काफी ज्यादा खुश होती है। हाशिकावा कमांडर के रूम का दरवाजा खोल देता है और जब वे दोनों अपने सामने देखते हैं, फर्स्ट डिवीजन का कमांडर किसी गंदे से रूम में लेटकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और वह गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ होता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि इसके रूम में कोई आया है। हाशिकावा और किकोरू को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। हाशिकावा कमरे का गेट लगाकर किकोरू को यहीं पे इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चले जाता है। हाशिकावा अंदर घुसते ही कमांडर के पीछे लात मार देता है, जिससे उसका वीडियो गेम टूट जाता है। हाशिकावा उससे काफी गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मेरे 2 बजे आने से पहले तुम्हें अपना रूम साफ कर लेना है। नारुमी हाशिकावा से कहता है, तुमने मुझसे कहा था, शायद तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम्हारा सुपेरियर, तो ये मेरी मर्जी है और ये मेरा रूम है कि मैं कब अपना रूम साफ करूंगा। तो अभी के लिए चलो निकलो यहाँ से। नारुमी की बात सुनकर हाशिकावा उसमें एक और लात मार देता है, यानी कि कमांडर की कोई इज्जत है कि नहीं है, मैं इसको क्या समझ रहा था, ये क्या निकला। और हाशिकावा का लात खा के नारुमी का टॉय टूट जाता है और ये देखकर नारुमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह हाशिकावा को उंगली दिखाते हुए कहता है, कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? ये मेरा रूम है और मैं अपनी मर्जी से साफ करूंगा। मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, ना कि तुम मेरे कमांडर हो, और चलो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरे रूम को साफ रखने की। और उन दोनों की इस कन्वर्सेशन को शिनोमिया गेट खोल के सुन लेती है। हाशिकावा कुछ टॉप मेंबर्स को बुलाकर नारुमी के रूम को साफ करवाने लगता है और ये देखकर नारुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हाशिकावा नारुमी को उठाकर किकोरू के सामने खड़ा कर देता है और बताता है कि यही है फर्स्ट डिवीजन के कमांडर नारुमी गेन। शिनोमिया नारुमी को देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि नारुमी की हरकतें देखकर शिनोमिया का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता उसको ग्रेट करने का। नारुमी शिनोमिया से पूछता है, क्या वह चीफ की बेटी है जिसने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन किया है। शिनोमिया को पता है कि नारुमी की हरकतें कुछ अजीब है, लेकिन उसको भी अपने मैनर्स नहीं भूलने चाहिए, इसलिए वे नारुमी को सैल्यूट करते हुए कहती है कि वे थर्ड डिवीजन से आई है और उसका नाम है किकोरू शिनोमिया। अब वे चाहती है कि वे फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करे और फर्स्ट डिवीजन के कमांडर होने के नाते वह जो भी चाहे वह शिनोमिया को ऑर्डर दे सकता है। नारुमी शिनोमिया को बताता है कि उसको इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है जो कि नारुमी को शिनोमिया से चाहिए। तभी वहाँ पर किसी मॉन्स्टर के अपीयर होने का सायरन बजने लगता है और इतनी परफेक्ट टाइमिंग को देखकर किकोरू को मौका मिल जाता है फर्स्ट डिवीजन को देखकर सीखने के लिए। नारुमी किकोरू को वीआईपी लोगों को देखकर सीखने के लिए कहता है। अब हम यहाँ से उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपीयर हुआ है और उसका साइज तो बिल्कुल गॉडजिला जितना है और फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग काफी अच्छी तरीके से उस मॉन्स्टर से डील कर रहे होते हैं। हाशिकावा टीम को उस मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड पे अटैक करने के लिए कहता है और वे मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी टेल से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि शिनोमिया उस मॉन्स्टर को किसी मिलिट्री प्लेन के ऊपर उड़ते हुए देख रही होती है। शिनोमिया फर्स्ट डिवीजन के लोगों के लड़ाई करने के इस अंदाज को देखकर इम्प्रेस होती है और उसको पता है कि उनमें से हर किसी बंदे की रिलीज फोर्स 40% से ज्यादा होगी और वे सभी लोग किसी प्लेटून लीडर से आगे हैं। नारुमी अपने डिफेंस फोर्स के सूट को पहनकर तैयार हो जाता है और वे शिनोमिया से उसका नाम लेते हुए कहता है, उसे मैनर्स, अपीयरेंस या रिस्पेक्ट जैसी चीजें नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ ऐसा बंदा। और ये कहकर नारुमी फिर से अपने बाल को ऊपर करके पहले जैसा बन जाता है और उस प्लेन से कूदकर अपने वेपन की नुकीली साइड को खोलकर उस मॉन्स्टर की पीठ पे मार देता है, जिससे वह मॉन्स्टर काफी तेजी से चिल्लाता है और जैसे ही वह उस वेपन में बने ट्रिगर को दबाता है तो वह मॉन्स्टर फूल के वहीं पे फट जाता है। उस मॉन्स्टर के ऑर्गन के छोटे छोटे टुकड़े सब जगह गिरने लगते हैं और नारुमी काफी स्टाइल से बैठते हुए शिनोमिया से कहता है,
अगर वे डिफेंस फोर्स के फर्स्ट यूनिट को ज्वाइन कर रही है तो उसको अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। नारुमी के इस अंदाज को देखकर सुनुमिया इम्प्रेस होती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अखबार में खबर छपी होती है कि 7.2 टाइप के काइजू को सब्जुगेट किया गया है और एक मीना की बड़ी सी फोटो लगी होती है कि आशिरो मीना इस समय कहाँ पर है। और मीना के ठीक नीचे सबसे छोटी फोटो लगी होती है नारुमी की, जिसने उस काइजू को सब्जुगेट किया था। इस खबर को पढ़कर नारुमी काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इतने बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा है कि किसी होंजू काइजू को डिफीट किया गया है और मीना की इतनी बड़ी फोटो लगी है तो इससे सभी को यही लगेगा कि मीना ने उसको डिफीट किया है। फिर नारुमी अपने बारे में इंटरनेट में कुछ पोस्ट सर्च करता है जिसमें उसको काफी बुरी बातें लिखी गई है और साथ ही में उसके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट में उसको कई सारे फैंस ने उसको अनफॉलो कर दिया है। और किकोरू को अपने आंखों पे यकीन नहीं होता कि जापान का सबसे ताकतवर शख्स उसके सामने है। फिर नारुमी किकोरू को बताता है कि उसके डैड इसाओ शिन्युमे ने उसको किसी मीटिंग के लिए बुलाया है हासेगावे के साथ, लेकिन वह उस बोरिंग सी मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहता। फिर तभी वहाँ पर हासेगावे आकर नारुमी को एक कस के लात मारता है जिससे उसकी चेयर के साथ वह भी आसमान में उड़ जाता है और साथ ही उससे कहता है कि ये उसकी जॉब है, भले ही उसका मन करे या ना करे उसको ये काम करना होगा। नारुमी हासेगावे से पूछता है कि आखिर ये काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हासेगावे बताता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है और काइजू नंबर 8 के बारे में सुनकर शिन्युमिया भी खड़ी हो जाती है। अब अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि पुशअप लगा रहा होता है और साथ ही में वह चीफ की बात को याद करता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि वह उनके लिए यूजफुल है और उसको ये काम अपने बेनिफिट के लिए नहीं अपने दोस्तों के खातिर भी करना है। तभी वहाँ पर कई सारे टॉप मेंबर्स का झुंड आ जाता है और काफका से कहता है, काइजू नंबर 8 हम तुम्हें यहाँ पे लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि काफका नारुमी के साथ खड़ा होता है और उसको यकीन नहीं होता कि वह पूरे जापान के सबसे ताकतवर यूनिट के कमांडर के साथ खड़ा है। इसाओ अपना वक्त ना बर्बाद करके सीधे बात करता है कि काफका हिबिनो को फर्स्ट डिवीजन में डाला जाता है। अगर इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू जापान के सबसे ताकतवर यूनिट को ज्वाइन करेगा तो ये यूनिट और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और साथ ही में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो कि हमारी बराबरी कर सके। काफका हिबिनो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ काइजूस को न्यूट्रलाइज करके। काफका अपने मन में सोचता है कि इनको मेरे से ज्यादा जरूरत काइजू नंबर 8 की है, लेकिन इस समय मुझे अपने बारे में सोचना होगा और काफका चीफ की बात मान जाता है। लेकिन नारुमी अजीब सी शकल बनाकर चीफ के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और हासेगावे अपने सर पे हाथ रख देता है। नारुमी अपने कान में उंगली करते हुए बताता है कि काइजूस को निपटाने के लिए सिर्फ वही अकेला काफी है और उसकी स्क्वाड। और ये कहकर नारुमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इसाओ उसको पीछे से आवाज लगाता है। इस समय काइजू नंबर 9 खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमंस के बीच में रह रहा है और काइजू नंबर 10 जिसने एक प्लान बनाकर ताचिकावा बेस पे अटैक किया। दोनों ही काइजू हमारे हिस्ट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है और साथ ही में हमने ऐसे मुश्किल भरे समय में खुद को संभाल लिया और हम आगे जाके इस चीज की और गारंटी नहीं ले सकते कि ना जाने इनसे भी ताकतवर काइजूस कब आ सकते हैं। तो इसलिए हमको भी एडवांस होना होगा। ये हमारे पास एक मौका है खुद को बदलने का। हमारा घमंड ही है जो कि हमसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह सब कुछ ठीक नहीं कर सकता नारुमी। हासेगावा और काफका नारुमी की तरफ देखने लगते हैं और नारुमी लंबी सी सांस लेते हुए काफका की तरफ आते हुए कहता है, क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं इस जैसे काइजू को संभाल लूंगा? मेरे हिसाब से काइजू नंबर 8 को मारकर उसे वेपन में कन्वर्ट करके मेरे को दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये सुनकर काफका, किकोरू, इसाओ सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। काफका अपना हाथ उठाकर नारुमी से कहता है, कैप्टन नारुमी, मैं इस समय नहीं मर सकता। अभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसको मुझे पूरा करना है और इसी चीज की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन के लिए सेवा के लिए हाजिर हूँ सर। काफका ने ये सल्यूट नारुमी को पूरे दिल के साथ दिया होता है, जिसे देखकर नारुमी थोड़ा हैरान होता है। फिर नारुमी काफका में कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपनी गर्दन मोड़ लेता है और उससे कहता है कि उसको इसके इमोशन, सिचुएशन और इस तरीके के सल्यूट की जरूरत नहीं है। अगर उसको कुछ दिखाने की जरूरत है तो वो है सिर्फ अपनी स्किल्स। और नारुमी वहाँ से जाते हुए कहता है कि काफका ने फिर से खुद पर काबू खोया तो उसको वेपन बनाने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। और नारुमी के वापस जाते ही काफका उसको एक बार फिर से सल्यूट करता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पे एक लैंप हिल रहा होता है भूकंप के कारण और उस घर में रहने वाले हस्बैंड वाइफ आपस में इस भूकंप को लेकर बात करने लगते हैं।
तभी शिनागावा सिटी में ये भूकंप और भी ज्यादा तेज बढ़ जाता है और पूरी सड़कें, मकान सब कुछ टूटने लगता है और वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स थी वह सभी एक तरफा गिरने लगती है और पूरी शिनागावा सिटी में उस भूकंप के कारण एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। और उस होल के साइड में खड़े लोग जब उसके अंदर झांकते हैं तो उस होल के अंदर से कुछ लाल चमकीली आंखें उनकी तरफ देखने लगती है और जब उन पर रोशनी पड़ती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट काइजू है और वे एंट काइजू पूरे 1000 की तादाद में होते हैं और उस होल से बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम शिनोमिया को देखते हैं जिसने अपनी दोपहर की ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है फर्स्ट डिवीजन के टॉप मेंबर्स के साथ और वे कैप्टन नारुमी के पास जाने लगती है वही जूस पीते हुए जिसको एपिसोड 1 में काफका ने इचिकावा को दिया था अपनी रिकवरी के लिए। और वे चिल्लाते हुए कैप्टन के रूम का दरवाजा खोलती है ये कहते हुए कि नारुमी ने उससे वादा किया था कि वह उसके साथ ट्रेनिंग करेगा। फिर जब वह अपने सामने देखती है तो नारुमी उसके सामने सर झुका के बैठा हुआ होता है इसलिए क्योंकि वह उसको कुछ पैसे उधार दे दें। नारुमी की बात सुनकर शिनोमिया थोड़ी अजीब सा रिएक्ट करती है और नारुमी बताता है कि ना जाने उसकी जो सैलरी थी अपने आप ही अकाउंट से कट गई, उसके ये बात समझ में नहीं आ रहा इसलिए वह उससे कुछ पैसे मांग रहा है अपना खर्चा चलाने के लिए। उसके ठीक पीछे कई सारे अमेज़न के डब्बे हैं जिसे देखकर शिनोमिया काफी ज्यादा भड़कती है और उसको ये भी कहती है कि उसको शर्म नहीं आती कि वह अपने सबऑर्डिनेट से पैसे मांग रहा है। नारुमी उसको बताता है कि कुछ रीजंस की वजह से वह सिर्फ स्किल्ड बंदों से ही पैसे मांगता है, हर किसी से नहीं। तभी उनके पीछे किसी काइजू के अपीयर होने का अलार्म बजता है और हासेगावा भी उनको आके बताता है कि शिनागावा सिटी में बहुत बड़ी भगदड़ बची हुई है और अब समय आ चुका है एक्शन जैक्शन करने का। फिर सभी ड्रॉप मेंबर्स अपने डिफेंस फोर्स सूट को पहनकर तैयार हो जाते हैं और नारुमी भी अपने डिफेंस फोर्स सूट को पहनकर उसके ऊपर एक ड्रेसिंग सा सूट पहनता है, शायद यही अमेज़न से ऑर्डर करके मंगाया था कूल दिखने के लिए। फिर सभी फर्स्ट डिवीजन के लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे बड़े एंट काइजूस उस होल से बाहर निकलकर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोगों को उनके मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि वे लोग शिनागावा वार्ड छोड़कर R56 शेल्टर पे जाएं और वे सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए R56 शेल्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पर 2 बच्चे थे जो कि वहाँ पर फंस चुके हैं और वहाँ पे बैठी लड़की उसके पैर में इंजरी है। उसके बड़े भाई को उम्मीद है कि फर्स्ट डिवीजन से नारुमी आएगा और एक ही बार में सभी काइजूस को मार डालेगा। उसके बड़े भाई को नारुमी में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तभी उन दोनों को एक बहुत बड़ी घबराहट महसूस होती है और जब वे लोग अपने बाएं तरफ देखते हैं तो एक बड़ा एंट काइजू उन दोनों को देख लेता है। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वह बच्चा अपनी बहन के सामने आ जाता है और उसको अभी भी अपने मन से यकीन था कि नारुमी आएगा और उनको बचा लेगा। और फिर वह काइजू उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़के को अभी भी यकीन था कि नारुमी आकर उनको बचा लेगा। तभी ही उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर एक झंझनाट सा अटैक लगता है और वह अटैक मारा होता है नारुमी ने और नारुमी ने आकर उन दोनों भाई बहनों को बचा लिया। वह लड़का नारुमी को देखकर खुश होता है और काफी तेजी के साथ नारुमी का नाम चिल्लाता है और नारुमी इस बच्चे से कहता है, हे बेवकूफ बच्चे, तुमने अपने से बड़े सीनियर कैप्टन के नाम को बिना टाइटल लगाए एड्रेस किया है, तो इसकी सजा में मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम अपने घर जिंदा जाओगे और अपनी मम्मी के फोन में 10 बार सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे कि नारुमी सबसे ज्यादा कूल है। और हाँ, ये मत भूलना DVRG प्राइम के इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है तुम्हें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिन बच्चों ने इस बात को इग्नोर करा उनको एक बड़ा सा एंटी काइजू आकर खा जाएगा। तो फिर उन दोनों बच्चों को 2 ट्रॉप मेंबर्स आकर शेल्टर एरिया पहुंचा देते हैं। नारुमी किनासी और मिया के प्लेटून से इस समय के स्टेटस के बारे में पूछता है तो वे लोग बताते हैं कि इन लोगों ने काइजूस को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया है। नारुमी उन सभी को ऑर्डर देता है कि जितने भी सिविलियंस यानी कि लोग हैं उन सभी को शेल्टर तक पहुंचाकर सेव करना है। इसके बाद जितने भी एंट काइजूस है उनको न्यूट्रलाइज जोन में ले जाकर वहीं पे निपटा देना है। नारुमी के इस ऑर्डर को सभी लोग समझ जाते हैं। उसके बाद नारुमी काफका और किकोरू को कांटेक्ट करते हुए कहता है कि वे दोनों न्यूट्रलाइज जोन के अंदर है और जितने भी वहाँ पे सिविलियंस है उन सभी को शेल्टर तक पहुँचा दिया गया है। तो उनका काम यह है कि वहाँ पर जितने भी काइजूस आएंगे उन दोनों को उन सभी काइजूस को निपटा देना है और यहाँ से उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। यही एक मौका है खुद की स्किल्स दिखाने का। काफका जनरल की बात को याद कर अपने मन में सोचता है कि यही एक मौका है खुद को साबित करके दिखाने का कि वह उनके लिए यूजफुल है। ऑपरेशन रूम से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ एंट काइजूस बढ़ रहे हैं। सभी ऑफिसर्स अपने एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं। फिर किकोरू एक हाईली सिक्योर्ड केस में से अपने वेपन को बाहर निकालती है और जब वे देखती है कि कुछ काइजूस उसके सामने बढ़ रहे हैं तो वे अपने वेपन की पावर को अनलीश करती है और साथ ही में अपने सूट की। नारुमी सिनोनम प्लेटून की लीडर यानी कि सिनोनम को ऑर्डर देता है
कि वे जाकर सुनोमिया को बैकअप दे। अगर मामला काबू से बाहर जाए तो वे तुरंत ही सुनोमिया की मदद करें। जब सिनोनम के रास्ते में एक बहुत बड़ा एंट मॉन्स्टर गिर जाता है तो सुनोमिया सिनोनम के बगल से काफी तेजी से गुजरती है और उस एंट काइजू को एक ही बार में काट देती है। एक ट्रॉप मेंबर इन्फॉर्म करता है कि सुनोमिया ने टारगेट को मार दिया है। वहीं पे सुनोमिया अपने मन में सोच रही होती है कि इतनी स्पीड काफी नहीं है वॉइस कैप्टन होशिनो को मैच करने के लिए, और वह उस घटना को याद करती है जहां पे होशिनो का काइजू नंबर 10 के साथ सामना हुआ था। जब एक एंट काइजू उसके सामने आता है तो वे उसको काइजू नंबर 8 समझते हुए वहीं पे काट डालती है। वहाँ पे जब नारुमी को सुनोमिया के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वह भी सुनकर हैरान होता है। काफका तो सुनोमिया की तारीफ करता है और सिनोनम को सिनोमिया का स्टाइल इतना भी बुरा नहीं लगता, लेकिन तभी ही सिनोमिया सिनोनम के पीछे वाले काइजूस को शूट कर देती है और साथ ही में उससे कहती है कि प्लेटून लीडर सिनोनम, आपको जंग के मैदान में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर सिनोनम अपनी बड़ी सी बंदूक को लेकर तैयार हो जाती है लड़ाई के लिए। जब उन सभी प्लेटून लीडर्स को सिनोमिया के इतने सारे काइजूस सब्जुगेट के बारे में खबर मिलती है तो वे लोग सभी हैरान होते हैं। यहाँ तक कि हासेगावा नारुमी से कहता है कि वो तो नारुमी से भी ज्यादा ताकतवर है जब वह अपने पहले साल में आया था। ये सुनकर नारुमी हासेगावा पे भड़कने लगता है और वे शांत होते हुए कहता है कि ये बात उनके लिए अजीब है कि एंट काइजूस उनको सरफेस एरिया में देखने को मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर उनका सामना एंट काइजूस से तभी होता था जब उनको अंडरग्राउंड में मिशन दिया जाता था, और ये उनके हिस्ट्री में पहली बार है कि वे लोग एंट काइजूस से सरफेस एरिया में निपट रहे हैं। हासेगावा कहता है कि ये काइजूस अपने नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये घटना ताचिकावा बेस जैसी हो। ये सुनकर नारुमी कहता है अगर ऐसी ही बात है तो उनका लीडर यहीं कहीं आसपास होगा। तभी हासेगावा को इन्फॉर्म मिलती है कि कुछ काइजूस न्यूट्रलाइज जोन के वेस्टर्न रीजन में आ चुके हैं। ये सुनकर हासेगावा वहाँ के स्क्वाड मेंबर्स को एक्शन लेने के लिए कहता है और उनके साथ काफका भी ज्वाइन होता है और उस पर कुछ ड्रोन से नजर रखी जा रही है। काफका अपने गालों पे थोड़ा सा स्लैप करता है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और काफका की सभी हरकतों को टेम्परेरी बेस 318 में देखा जा रहा है। और वहीं पर उसी बेस में इसाओ भी बैठा होता है, और वहीं पर इसाओ के साथ होते हैं कुछ डायरेक्टर्स जो कि देखना चाहते हैं कि कैसे काइजू नंबर 8 टॉप मेंबर्स के साथ मिलकर काम करता है। तभी दीवार तोड़कर एक एंट काइजू काफका के सामने आ जाता है और आते ही वह काफका पे एक स्लैश लगाकर अटैक करता है, जिसको काफका अपने पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से डॉज कर लेता है और वहीं पे एक जगह खुद को रोककर एक ताकतवर पंच उस एंट काइजू पे मार देता है। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि काफका के पंच का उस काइजू पे कुछ असर हुआ ही नहीं, और फिर वह एंट काइजू काफका पे अटैक कर उसको दूर उछाल देता है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि आखिर वे ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, और चीफ को भी काफका की हरकतें कुछ अजीब लगती है। काफका सोचता है कि वह एंट काइजूस को अपनी पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा सकता, लेकिन उसको ये भी डर है कि उसने खुद पर काबू खो दिया तो यहाँ पर बर्बादी फैल जाएगी। फिर वह एंट काइजू अपने मुंह से एसिड निकालकर काफका पे अटैक करता है और काफका उसको काफी मुश्किल के साथ डॉज कर लेता है। इसके बाद काफका तैयार हो जाता है खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जब काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो ऑपरेशन रूम से बताया जाता है एक हाई एनर्जी रीडिंग हो रही है काइजू नंबर 8 की, लेकिन तभी ही काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ये देखकर काफका को और सभी ऑपरेशन रूम के मेंबर्स को हैरानी होती है। तभी वह एंट काइजू काफका पे अटैक कर उसको दूर पटक देता है, और ऑपरेशन रूम के मेंबर्स सबको बता देते हैं कि काइजू नंबर 8 की ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो चुकी है। ये सुनकर इसाओ सभी लोग हैरान होते हैं और काफका भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वे ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। खुद को संभालते हुए काफका उठने लगता है और उसको बताया जाता है कि न्यूट्रलाइज जोन के अंदर एक पावरफुल काइजू की रीडिंग आ रही है और वह एक होन्जू काइजू है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। काफका को बताया जाता है कि उसके दाएं तरफ आ रहा है। तभी काफका एकदम से शॉक्ड होता है कि उसके सामने काइजू नंबर 9 है, एक एंट मॉन्स्टर के ऊपर, और नारुमी भी समझ जाता है कि ये सब कुछ काइजू नंबर 8 को बाहर निकालने का जरिया था। काफका को देखकर काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर काइजू नंबर 8 की रीडिंग आ रही थी लेकिन वह यहाँ पर नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वह ही काइजू नंबर 8 है? काइजू नंबर 9 की इस एबिलिटी को देखकर काफका सोच में पड़ जाता है कि काइजू नंबर 9 के पास ये एबिलिटी है कि वह किसी भी काइजू की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है। फिर एकदम से काइजू नंबर 9 काफका की शोल्डर्स पे अटैक करता है और ये कहता है कि वह खुद ही टेस्ट कर लेगा कि वह ही काइजू नंबर 8 है कि नहीं। क्योंकि काफका अपनी मजबूत बॉडी वाली काइजू नंबर 8 के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए उसको उसके अटैक का काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है।
नारुमी ऑपरेशन रूम से काइजू नंबर 8 के ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो वे लोग बताते हैं कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वह ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। हासेगावा डर जाता है और कहता है कि ऐसा ना हो कि हमें काइजू नंबर 8 को गंवाना पड़े। नारुमी हासेगावा से कहता है कि हम किसी के प्लान हुए खतरे में फंस चुके हैं और अब नारुमी जा रहा है खुद ही काइजू नंबर 8 को बचाने के लिए। तभी उसके सामने वाली जमीन टूटने लगती है। फिर उसके सामने एक एंट मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उसके ऊपर बैठा होता है काइजू नंबर 9। ये देखकर ऑपरेशन रूम के मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक ही काइजू दो जगह पे कैसे। काइजू नंबर 9 की तरफ देखते हुए नारुमी अपने मन में सोचता है या तो उसने खुद को बांटा है या फिर ये शुरुआत से ही दो था। और जब शिनोनम नारुमी की मदद करने के लिए जाती है तो वे अपने सामने देख कर हैरान होती है, सभी एंट मॉन्स्टर हील हो रहे हैं। ये देखकर सभी प्लेटून मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं कि उन्होंने अब तक जितने भी काइजूस को मारा था वे सभी अपने आप को हील कर रहे हैं। ऑपरेशन रूम के मेंबर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वे खुद को हील करने के अलावा अपने फोर्टिट्यूड लेवल को भी इंक्रीज कर चुके हैं और ये घटना बिल्कुल सेम है जो कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में मिली थी। इस चीज के अचानक से सामने आने से पूरी लड़ाई का मोड़ बदल चुका है। अभी काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों से नारुमी पर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम पहले वाले काइजू नंबर 9 को देखते हैं जो कि अपने प्लान को सक्सेस होते हुए देखकर खुश होता है। और जहां पर बात आती है काइजू नंबर 8 की तो वे सबसे पहले काफका को मारेगा और उसके कोर एरिया को निकालने के बाद वे खुद इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की शक्ति का अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और ये कहते हुए वे अपनी फिंगर को काफका की तरफ पॉइंट करता है और उस पर शूट कर देता है। काफका लकीली उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है लेकिन उसका अटैक काफका के पैर पर लग जाता है उसके सर के बजाय। और फिर वह एंट मॉन्स्टर काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिसको काफका बहुत मुश्किल से ही डॉज कर ही लेता है। काफका को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब तक वह अपने ह्यूमन फॉर्म में है तब तक वह काइजू नंबर 9 को नहीं हरा सकता। वह एक बार फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन नहीं कर पाता। उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वह खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों को निकालकर काफका पे शूट करने वाला होता है और साथ ही में उससे कहता है गुड बाय काइजू नंबर 8। तभी उसके ऊपर कोई आता है और अपने बड़े से वेपन के साथ उसको बीच से अलग कर देता है। फिर वह अपनी छोटी छोटी आंखों से देखने लगता है कि ये काम किसने किया और हम देखते हैं कि वह शख्स होती है शिनोमिया। काफका ये देखकर हैरान हो जाता है कि किकोरू उसको यहाँ पर बचाने के लिए आई है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि मॉन्स्टर किकोरू को नहीं जानता और वह खुद को हील करते हुए किकोरू से पूछता है कि आखिर वह कौन है। किकोरू से कहती है कि उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वह अब मरने वाला। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किकोरू ने काफका को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया होता है और वे मॉन्स्टर किकोरू को अटैक को खाने के बाद खुद को हील करते हुए किकोरू को देख रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। वहीं से इसाओ शिनोमिया की हरकतों को ऑपरेशन रूम में बैठकर देख रहा होता है और कुछ करने के बारे में सोचता ही है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ को टोक देते हैं कि वे यहाँ से ना जाएं क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि जी जाकर अपनी बेटी को बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे काइजू नंबर 8 खुद को साबित नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अगर उन्होंने नंबर सूट का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इससे उनकी लाइफ फोर्स भी कम हो जाएगी और ज्यादातर ऐसा होने के चांसेस है कि वे मर भी सकते हैं। चीफ डायरेक्टर की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहते और बाद में कहते हैं कि मैं फालतू में ही परवाह कर रहा हूँ। इस साल की जनरेशन के टॉप मेंबर्स हद से ज्यादा ताकतवर है। शिनोमिया काफका के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है तो काफका बताता है कि उसको नहीं पता कि आखिर वे ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे शिनोमिया को काइजू 9 का हाथ लगता है। तभी काइजू 9 अपने कई सारे ऑर्गन से उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। शिनोमिया और काफका उसके अटैक को देख के हैरान हो जाते हैं और वे भी काफी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। शिनोमिया काफका से कहती है कि वे काइजू 9 पर एक दमदार अटैक करने वाली है और जैसे ही काइजू 9 अपने आप को संभाला होगा तो तभी ही काफका को खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना है क्योंकि इस अटैक से काइजू 9 का ध्यान भटक जाएगा। काफका शिनोमिया को यस रोजर कहता है और शिनोमिया बताती है कि उसको ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसको काइजू 8 की पावर्स की जरूरत है। फिर काफका और शिनोमिया अलग अलग डायरेक्शन में भागकर काइजू 9 को कंफ्यूज करते हैं और उन दोनों की ये हरकत देखकर काइजू 9 अपनी बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और सबसे पहले वे काफका के ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है और शिनोमिया के ऊपर भी शूट करता है, लेकिन शिनोमिया अपने बड़े से एक्स से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एकदम से काइजू 9 अपने एंड को किसी दीवार के ऊपर चढ़ाकर शिनोमिया के ऊपर शूट कर देता है और वे शूट शिनोमिया के ऊपर लग भी जाता है। काइजू 9 को लगता है कि उसने शिनोमिया को निपटा दिया, लेकिन तभी ही शिनोमिया काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है
और एक ही बार में उस मॉन्स्टर्स के सभी हैंड्स को काट देती है। शिनोमिया हर बार हारने से परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार वह उस काइजू 9 को अपने हाथ से जाने नहीं देगी और सभी लोगों को बचाएगी। और वे कई बार काइजू 9 पर अटैक करती है और उसी वक्त काइजू 9 भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। डायरेक्टर शिनोमिया के इस तरीके से लड़ाई को देखकर इम्प्रेस होता है। उसने बचपन से शिनोमिया को देखा था और तब से लेकर अब तक शिनोमिया काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है और इस बात का एहसास कहीं ना तो कहीं इसाओ को भी है। अब हम यहाँ से थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोमिया नर्सरी क्लास में होती है और वह किसी न्यूज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि किसी ड्रॉप मेंबर ने एक काइजू को न्यूट्रलाइज किया है और वह और कोई नहीं होती, वह होती है हिकारी शिनोमिया, यानी कि शिनोमिया की मॉम। शिनोमिया की मॉम को सभी लोग वेलकरी के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही झपट्टे में मॉन्स्टर को मार डालती है। यहाँ तक कि सभी जापानीज लोग शिनोमिया की मॉम के फैंस हैं। तभी शिनोमिया की दोस्त शिनोमिया से कहती है, ये तो तुम्हारी मॉम है ना शिनोमिया। और उस बच्ची की बात सुनकर सभी बच्चे उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि ये काफी कूल बात है कि शिनोमिया की मॉम एक वेलकरी है। शिनोमिया भी काफी खुशी के साथ बताती है कि वही उसकी मॉम है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पे हिकारी शिनोमिया काफी देरी तक अपने घर पे आई है और एकदम से शिनोमिया आकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है। ये देखकर इसाओ शिनोमिया से कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम काफी थक कर आई है। तभी इसाओ ने ऐसा नहीं सोचा था कि हिकारी भी शिनोमिया के साथ खेलने लगेगी। तभी शिनोमिया गोल गोल घूमते हुए अपनी मॉम को बताती है कि स्कूल के सभी लोग उसकी मॉम के बारे में बात कर रहे थे कि वे काफी ज्यादा कूल है। तभी हिकारी एकदम से रुककर शिनोमिया से पूछती है कि वहाँ पर किसी को चोट तो नहीं लगी। शिनोमिया बताती है कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर हिकारी काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही खेल खेल में हिकारी शिनोमिया के हाथ में लगी चोट एक्सपोज हो जाती है। और जब शिनोमिया इसके बारे में पूछती है तो हिकारी बताती है कि आज का आने वाला काइजू बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए उससे निपटते समय ऐसी चोट लग गई, लेकिन उसको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तभी शिनोमिया अपनी मॉम से कहती है कि वे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसकी मॉम को दोबारा चोट न लगे। ये सुनकर हिकारी हैरान होते हुए इसाओ की तरफ देखने लगती है, लेकिन इसाओ तो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी वे स्माइल देते हुए शिनोमिया के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि जब भी शिनोमिया को कोई दिक्कत होगी तो उसकी मॉम उसको बचाने के लिए आ जाएगी। अब अगले ही पन्ने में हम देखते हैं कि हिकारी शिनोमिया की मौत हो चुकी है काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के दौरान, और उसकी शोक सभा में सेकंड डिवीजन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर इसाओ और किकोरू भी थे, जो कि अपने में ही काफी ज्यादा हैरान थे। और किकोरू अपने मन में सोचती है कि वह झूठी थी। उसने अपनी मॉम से झूठा वादा किया कि वह उनको बचाएगी, लेकिन वह उनको नहीं बचा पाई और इसके लिए शिनोमिया अपनी मॉम से माफी मांगती है। लेकिन तभी ही शिनोमिया की नजर जब इसाओ पे पड़ती है तो वह काफी रेंज के साथ वहाँ पे बैठा था और उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि उसको इस चीज पे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी वाइफ मर चुकी है। और यही सोच सोच कर इसाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अपने फादर को देखने के बाद शिनोमिया अपनी आंखें पोंछती है और अपने अंदर कसम खाती है कि अगर वे अपनी मॉम को नहीं बचा पाई तो वे किसी भी युद्ध क्षेत्र में किसी भी कमांडर को अपने आंखों के सामने मरने नहीं देगी। जब शिनोमिया अपने एक्स का इस्तेमाल करके उसके सारे हाथ काट देती है तो वे मॉन्स्टर चीटी के सर वाले ऑर्गन से अपने हाथ को रीजनरेट करके उस पर शूट करने वाला होता है। शिनोमिया ये देख के हैरान होती है कि चीटी के सर को क्या हुआ। ऑपरेशन रूम के ये लोग उस मॉन्स्टर के इस सरप्राइज अटैक को देख के हैरान होते हैं और इसाओ बिना किसी रिएक्शन के शिनोमिया के लड़ाई के अंदाज को देख रहे होते हैं। तभी काफका अपनी पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से चीटी के पैर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे चीटी वहीं पर लुढ़क के गिर जाती है और अपनी पूरी ताकत से लात मारने से काफका का जो पैर है वह भी टूट जाता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए शिनोमिया अपने बड़े से एक्स के साथ आती है और उस मॉन्स्टर को 4 हिस्सों में काट देती है। काफका भी वक्त ना बर्बाद करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और जब वह अचानक से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वह अचानक से किसी अंधेरी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके ठीक पीछे मॉन्स्टर 8 उसको निगल लेता है, जिससे वह मॉन्स्टर 8 की बॉडी में एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भी देखता है कि इसने शिनोमिया के सीने में हाथ डालकर उसको मार दिया है। और साथ ही में इचिकावा, मीना, होशिनो सभी लोगों को काफका ने काइजू नंबर 8 की बॉडी में आकर मार दिया। ये देखकर काफका को खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता और उसके हाथ अपने कॉमरेड्स के खून से सने हुए थे और उसके बाद वह काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो काफका का सिर्फ एक भयानक सा सपना है और वह काइजू नंबर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काफका समझ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन ना होने का कारण काइजू नंबर 9 नहीं है और फिर काइजू 9 खुद को हील करके किकोरू और काफका पे शूट करता है, जिससे किकोरू का एज वेपन वो टूट जाता है और काफका हवा में उछलते हुए लुढ़कते हुए गिर जाता है और उसकी बॉडी से कई सारा ब्लड निकल रहा होता है।
काफका समझ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्म ना होने का कारण वह उसका डर है। काफका बस डर रहा है अगर वह मॉन्स्टर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ और अगर उसका कंट्रोल उससे खो गया तो ऐसा न हो कि वे अपने सभी टीममेट्स को अपने हाथों से मार डालें। तभी किकोरू काफका के सामने आकर अपनी छोटी सी पिस्तौल निकाल लेती है। शिनोमिया को पता चल जाता है कि काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। शिनोमिया उसको समझाती है, कमांडर आशिरो, वॉइस कमांडर होशिनो और इचिकावा जैसे कॉमरेड्स को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। कॉमरेड्स मर सके क्योंकि उसके कॉमरेड्स काफी ज्यादा कूल है। और एक बार फिर से अपने कॉमरेड्स पर और खुद पर विश्वास रखने के बाद काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। तभी काइजू 9 को काफका की तरफ कुछ अजीब सा महसूस होता है और शिनोमिया जब काफका की तरफ देखती है तो वह कहती है कि हमेशा की तरह लेट काफका ही भी लो। और हम देखते हैं कि काफका ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और इस समय वे काइजू नंबर 8 की फॉर्म में हैं। अब यहाँ से अगला सीन हम वाइस कैप्टन हासेगावा का देखते हैं, जहाँ पे उनकी प्लेटून को एंट मॉन्स्टर्स के साथ डील करने में दिक्कत हो रही होती है। सभी टॉप मेंबर्स को इस समय किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे वे एंट मॉन्स्टर्स से डील कर पाएं। तभी सबको इन्फॉर्म मिलती है कि न्यूट्रलाइज जोन में वेस्टर्न रीजन के अंदर काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ है। और जब सभी कॉमरेड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म मिलती है तो वे ऑपरेशन को किसी दूसरे तरीके से चलाते हैं। और शिनोनम को लगता है कि शिनोमिया को वहां भेजना एक अच्छा फैसला था। काफका मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर काफका से कहता है कि वह उसको जानता है, वह काइजू नंबर 8 है जिसने उसको पहले डिफीट किया था। तभी काइजू 9 चिल्लाते हुए सभी मॉन्स्टर की तरफ एक सिग्नल भेजता है और इस सिग्नल से जितने भी वहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स थे वे सभी रीजनरेट होकर खड़े हो जाते हैं। जिस एंट मॉन्स्टर के ऊपर काइजू 9 था उसके ऊपर काइजू 9 अपने 2 बड़े ऑर्गन निकाल लेता है। ये देखकर शिनोमिया को भी हैरानी होती है कि काइजू 9 लड़ते लड़ते विकसित हो रहा है। काफका शिनोमिया के कंधे पे हाथ रखकर उसको थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और अब काफका अपने कॉमरेड्स पर 100% ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन इस समय शिनोमिया बुरा ना माने तो क्या वह एंट मॉन्स्टर्स को संभाल सकती है? ये बात काफका पूछता है। शिनोमिया अपना बेस्ट दिखाते हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो जाती है और काफका भी मॉन्स्टर 9 की तरफ देखते हुए शिनोमिया को कहता है, शिनोमिया अपना बेस्ट दिखाना, मैं इस खोपड़ी वाले को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए काफका मॉन्स्टर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में 2 एंड मॉन्स्टर्स आती है जिनको शिनोमिया मारकर काफका का रास्ता साफ कर देती है। तभी काइजू 9 देखता है कि उसकी तरफ काइजू 8 काफी तेजी से आ रहा है। तभी वे जमीन से कुछ ऑर्गन्स बाहर निकालकर काइजू 8 को पकड़ लेता है और जो 2 बड़े ऑर्गन्स उसने रीजनरेट करे थे वे उससे एक सरप्राइज अटैक बनाता है। काइजू 9 को लगता है कि वे काइजू 8 को काफी आसानी से मारकर हरा देगा, लेकिन तभी ही काफका काफी तेजी के साथ गुजरता है और उसके हाथ में एंट मॉन्स्टर का कोर एरिया होता है। और ऐसे काफका ने इसलिए किया जब वे किकोरू के साथ मिलकर काइजू 9 से लड़ाई कर रहा होता है तो उसको लड़ाई के दौरान लगता है कि काइजू 9 का कोर एरिया एंट मॉन्स्टर के अंदर है। काफका की बात सुनकर काइजू 9 को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अपने कई सारे अटैक को शूट करता है। काफका भी उन सभी शूट पर पंच मारकर उससे खुद को बचाता है, लेकिन इस बार काफका ये भी कोशिश कर रहा है कि वे काइजू 8 की बॉडी पर अपना काबू ना खोए। तभी काफका के दिमाग में एक प्लान आता है और वह वहां से भागने लगता है और साथ ही में मॉन्स्टर 9 उसके ऊपर पीछे से शूट कर रहा होता है। एक एंट मॉन्स्टर उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन काफका उससे बचते हुए उसके सामने ही भागने लगता है। तभी काइजू 9 जमीन से ऑर्गन्स बाहर निकालकर काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका उन ऑर्गन्स को काफी आसानी से इग्नोर करते हुए आसमान की तरफ जंप मारता है और वे अपने पैरों वाले हिस्से में होल करके काफी प्रेशर के साथ काइजू 9 की तरफ आने लगता है। काइजू 9 के समझ में नहीं आ रहा कि काफका क्या करने की सोच रहा है और जब काफका उसके पास आने वाला होता ही है तो वे उससे कहता है, बस दुआ करो तुम इस अटैक से बच जाओ। और फिर वे अपने पावरफुल पंच को आसमान में ही चार्ज करके मॉन्स्टर 9 के ऊपर दे मारता है। मॉन्स्टर 9 अपने हाथों की मदद से उसके पंच से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफका की पावर और आसमान से आए हुए प्रेशर से वे खुद को नहीं बचा पाता और उस अटैक की वजह से हेड मॉन्स्टर वहीं पे पिचक के मर जाता है काइजू नंबर 9 के साथ। सभी लोग काफका के इस अटैक को देखकर हैरान होते हैं और जो डायरेक्टर है काइजू नंबर 8 से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी वक्त काइजू 9 काफका के पीछे खुद को हील कर एक मैसेज भेजता है कि वह खुद को फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा। वह बीटा को जल्दी से यहाँ पर बुलाकर उसके साथ जुड़ने के लिए कहता है। बीटा उसके मैसेज को सुन लेता है कि इस समय कोर एरिया डैमेज है। बीटा उसको बताता है कि वह इस वक्त नहीं आ सकता क्योंकि इस समय उसकी फाइट कमांडर नारुमी के साथ काफी इंटेंस चल रही होती है और कमांडर नारुमी बीटा को कुछ भी करने का मौका नहीं देता। काइजू 9 बीटा को बताता है कि वह इस समय काइजू 8 से हार चुका है,
लेकिन बीटा बिल्कुल भी जाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसको कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। हासेगावा नारुमी से पूछता है कि इस वक्त काइजू 8 खुद पर काबू खो दे तो वह क्या करेगा। नारुमी बताता है कि सबसे पहले वह शिनोमिया को बचाएगा और उसके बाद वह खुद ही काइजू 8 से फाइट करेगा। और ये कहते हुए नारुमी अपनी फुल कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है जो कि होती है 98%। ऑपरेशन रूम के सभी लोग बताते हैं कि नारुमी ने अपनी सूट की पावर को अनलीश कर लिया है। फिर नारुमी काफी तेजी के साथ एंट मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है और वह काइजू 9 खुद को पीछे करके नारुमी पर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी नारुमी अपने कस्टम वेपन से बीटा के ऊपर शूट कर देता है। इस चीज का एहसास बीटा को थोड़ी देर बाद होता है कि नारुमी के पास एक कस्टम वेपन है। फिर बीटा उस पर फिर से शूट करने लगता है, लेकिन उसी समय नारुमी उसके सभी शूट को स्लैश करते हुए उसके ऊपर शूट कर रहा होता है। नारुमी की स्पीड और स्किल्स को देखने के बाद बीटा को एहसास होता है कि उसका मुकाबला किससे है। तभी वह अपने एंट मॉन्स्टर को दीवार के ऊपर चढ़ा लेता है और अपने बाकी के एंट मॉन्स्टर को नारुमी के ऊपर भेजता है उस पर अटैक करने के लिए। नारुमी उन सभी एंट मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लेकिन तभी ही बीटा उसके अचानक से सामने आ जाता है और उस पर शूट करने वाला होता ही है, लेकिन नारुमी उसके ऊपर स्लैश लगा देता है। हैरानी की बात तो यह है कि बीटा काफी तेजी के साथ उसके स्लैश को बच के उसके बगल में आ जाता है और नारुमी के ऊपर शूट करता है, लेकिन नारुमी काफी आसानी से उसके शूट से बच जाता है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोग नारुमी को अपने आसपास देखने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर जितने भी एंट मॉन्स्टर्स हैं, उन सभी ने खुद को दीवार पे चिपकाकर मॉन्स्टर का अटैक बन चुके हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और डायरेक्टर्स ये चीज नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर 9 लड़ते हुए अपने आप को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। और अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 3rd डिवीजन की पहली रिपोर्ट के जैसा है। जितने जितने मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ जुड़ रहे हैं वे उतने ही ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है काइजू 9 की, ये किसी तरीके के वायरस की तरह है। ये हमारे डिफेंस फोर्स के हिस्ट्री के सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। ये काइजू हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोगों के कानों में एक आवाज पड़ती है तो उन सभी के तोते उड़ जाते हैं। जब स्क्रीन चालू करी जाती है तो नारुमी उन सभी लोगों पर भड़क रहा होता है कि लड़ाई का थोड़ा माहौल क्या बदला, तुम सभी ने तो मेरे को मरा हुआ ही घोषित कर दिया। ये बात नारुमी कहता है। नारुमी बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर के सभी सरप्राइज अटैक्स पर एक एक स्लैश मार दिया था, जिससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चीज बीटा को हैरान करने के लिए काफी था और इसाओ को पूरा यकीन था कि नारुमी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाने वाला है। और नारुमी अपने बाल को ऊपर करके शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब बीटा की नजर नारुमी की आंखों पे पड़ती है तो वह समझ जाता है ये आंखें तो किसी काइजू की तरह है। और फिर नारुमी ठीक उसके सेंटर में एक अटैक करता है और इसाओ बताता है कि नारुमी के पास R0001 एक और कस्टमाइज्ड वेपन है। ये जापान के सबसे पुराने कस्टमाइज्ड वेपन में से एक है और ये वेपन बना है काइजू 1 के रेटिना ऑर्गन से। इस वेपन को आंखों में पहना जाता है, जिससे पहनकर ये पता चलता है कि आगे जाके मॉन्स्टर क्या अटैक करने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुमी अपने रेटिना नंबर 1 वेपन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको अपनी आंखों में पहना जाता है। और उस वेपन को एक्टिवेट करते ही नारुमी बीटा की ठीक सेंटर में शूट कर देता है। चीफ रेटिना नंबर 1 वेपन के बारे में बताते हैं, जो कि काइजू नंबर 1 के ऑर्गन से बना है। बीटा नारुमी के अटैक को एक बार भी डॉज नहीं कर पाता और नारुमी एक के बाद एक बीटा पे शूट कर रहा होता है। बीटा ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि नारुमी की स्पीड बढ़ चुकी है या फिर नारुमी उसकी पहले ही मूवमेंट का अंदाजा लगाकर उस पर शूट कर रहा है। इसाओ शिनोमिया बताते हैं कि काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी थी। वह दिमाग के अंदर बॉडी को भेजे गए सिग्नल्स का पहले ही पता लगा लेता था और इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके काइजू 1 पहले ही अपने दुश्मन की मूवमेंट को भांपकर उस पर अटैक कर देता था। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग काइजू 1 देखने में काफी ज्यादा भयानक था। नारुमी एक लंबी सी छलांग मारकर बीटा को बताता है कि उसको ये चीज दिखाई दे रही है कि उसके दिमाग में भेजे गए सिग्नल एक पॉइंट को होकर गुजरते हैं। और साथ ही में नारुमी को बीटा के कोर एरिया के बारे में पता चल जाता है और वह अपनी टेक्निक नंबर 2 स्लैश लोगो का इस्तेमाल करके उसको काट देता है। और जैसे ही बीटा वहाँ पे गिरता है तो वहाँ पर कई सारी धूल उड़ने लगती है और नारुमी उस धूल से बाहर निकलकर सक्सेसफुली बीटा को सबजुगेट कर देता है। ये देखकर ऑपरेशन रूम के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि काइजू नंबर 8 और कैप्टन नारुमी ने सक्सेसफुली होंजो काइजू को डिफीट कर दिया है। बीटा और गामा की मरने की वजह से वहाँ पे जितने भी एंट मॉन्स्टर्स मौजूद थे वे अपने आप ही मर जाते हैं। चीफ उन सभी से कहते हैं कि ये समय जश्न बनाने का। उसी वक्त शिनोमिया कहती है कि ये समय जश्न बनाने का नहीं है, अब हमें यूजू काइजू को भी डिफीट करना है, तो इतनी जल्दी लापरवाह मत हो। किकोरू की बात सुनकर इसाओ काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। डायरेक्टर इतामी इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और साथ ही में ताकतवर भी।
इसाओ बताते हैं कि नारुमी के बाद अब ये नई जनरेशन मुझे काफी ज्यादा हैरान कर रही है। ये जनरेशन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ताकतवर है। तभी वाइस कैप्टन हासेगावा को कुछ गड़बड़ी लगती है कि एक ही होन्जू काइजू 2 जगह पे अपीयर हुआ था और 2 होन्जू काइजू के होने के हिसाब से यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मची जितनी फैलनी चाहिए। क्या डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ऐसा भी होना पॉसिबल है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि डायरेक्टर सिनोमिया चाहते थे तो डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा हो चुका है। तभी काफका अपने वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके सामने सिनोमिया होती है। वह दोनों फर्स्ट डिवीजन में अपने पहले मिशन के कंप्लीट होने की एक दूसरे के साथ खुशी बनाते हैं। डायरेक्टर स्क्रीन में देखते हुए नारुमी, काफका और किकोरू को कहते हैं कि तुम तीनों ने काफी बढ़िया किया। और इसाओ की बात सुनकर सिनोमिया हैरान हो जाती है क्योंकि इतने सालों बाद इसाओ ने उसकी तारीफ करी है। ये सुनकर जब सिनोमिया काफका की तरफ देखती है तो वह भी काफी ज्यादा खुश होता है। सिनोमिया खुशी के मारे बस रोने ही वाली थी, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। डायरेक्टर सभी ड्रॉप मेंबर्स को इस जगह को सिविलियंस के लिए सिक्योर करने के लिए कहते हैं और काफका और किकोरू रोजर की बात मान लेते हैं। नारुमी को अभी भी अपनी जीत पर इतनी खुशी नहीं हो रही होती क्योंकि उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसको याद है कि काइजू 9 ने कहा था कि वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। क्या वह काइजू नंबर 8 की बात कर रहा था या फिर उसके कहने का आखिर मतलब क्या था? वह यहाँ पर आया किस लिए था? क्या वह सच में काइजू 8 से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था या फिर कुछ और चीज भी है जिसको वह हासिल करना चाहता था? तभी एक बहुत जोर से ऑपरेशन रूम से आवाज आने लगती है और ये सुनकर सभी ड्रॉप मेंबर हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर इतामी जब इसके बारे में पूछते हैं तो ऑपरेशन रूम के मेंबर्स बताते हैं कि एक और काइजू की रीडिंग आ रही है। तभी वह गामा जिसको काफका ने हराया था वह अभी भी जिंदा था। वह काफका से कहता है कि यह काफी बुरा हुआ कि वह काइजू नंबर 8 को नहीं मार पाया, लेकिन वह अपने दूसरे गोल को अंजाम देगा। अब वह इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की ताकत को हासिल करने जा रहा है। उसकी बात सुनकर काफका कुछ समझ नहीं पाता। तभी उसको ऑपरेशन रूम से एक काइजू की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं असली काइजू नंबर 9 था। वह इसाओ के ठीक पीछे खड़ा था और वह इसाओ से कहता है कि मैंने काइजू नंबर 2 के कैपेटिबल यूजर को ढूंढ लिया है। जब काफका को काइजू नंबर 9 के असली प्लान के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत ही खुद को ट्रांसफॉर्म करके चीफ को बचाने के लिए चला जाता है और उसी वक्त नारुमी भी काफी तेजी से चीफ की तरफ भाग रहा होता है। सिनोमिया भी अपने डैड को बचाने के लिए भागती है। वहीं पे ऑपरेशन रूम के सभी लोग असली काइजू 9 को देखकर हैरान होते हैं। चीफ उन सभी को खुद को बचाते हुए यहाँ से भागने के लिए कहता है और चीफ की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स वहाँ से भागने लगते हैं। तभी काइजू 9 एक ऑफिसर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके उस पर शूट कर देता है और उस शूट के इफेक्ट से वह पूरा टेंट हिलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसाओ तुरंत ही अपने सूटकेस को लेकर उस ऑफिसर को बचा लेते हैं। चीफ इतामी और नोगिजाको को ऑर्डर देते हैं कि वे इस टेंट से बाहर निकलकर सभी ड्रॉप मेंबर्स को कमांड करें और काइजू 9 को वे खुद हैंडल करेंगे। चीफ की इस बात पर नोगिजागा एग्री नहीं करता, वह भी इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता है। इतामी नोगिजाको को समझाता है कि वे बस बेवजह ही रास्ते में आएंगे। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि दुश्मन कब अपने टॉप मेंबर्स के ऊपर अटैक करे। हमें सबसे पहले उनको बचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इतामी की बात सुनकर नोगिजागा अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। तभी चीफ वक्त ना गवाकर अपने सूटकेस को खोलकर काइजू नंबर 2 के वेपन को बाहर निकालकर उसको पहन लेते हैं। जब हमारी नजर काइजू 9 पर जाती है तो वह पहले से काफी बड़ा और विकसित हो चुका है। वह चीफ से कहता है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि बीटा और गामा इतनी जल्दी हार जाएंगे क्योंकि उन दोनों के अंदर उसकी ही जितनी ताकत थी। चीफ उस वक्त को याद करते हैं जब चीफ ने नारुमी और काफका से कहा था कि वे सबसे ताकतवर डिवीजन चाहते हैं क्योंकि डिवीजन ने जितनी जल्दी खुद को इन्वॉल्व करा है। चीफ को उम्मीद है जल्दी ही डिवीजन चीफ की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। काइजू 9 चीफ के ऊपर पंच कर देता है और चीफ भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर पंच कर देते हैं और दोनों के पंच के शॉक वेव से आसपास की जगह टूटने लगती है। इतामी को 3rd डिवीजन की रिपोर्ट के लिखी गई एक बात याद आती है कि काइजू नंबर 8 का फोर्टिट्यूड लेवल 8.5 है और इस फोर्टिट्यूड में इतामी को लगता है कि काइजू 9 में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वे चीफ को हरा सके। जब काइजू 9 देखता है कि जिस हाथ से उसने चीफ के ऊपर अटैक करा था वह हाथ धीरे धीरे फट रहा है, तभी ही वह अपने उस हैंड को पीछे करके चीफ के ऊपर दोबारा पंच कर देता है। ये देखकर इतामे और नागिजाका हैरान होते हैं कि काइजू 2 के सेकंड पंच को डॉज करने में चीफ का जो दूसरा हाथ था वह टूट चुका है। ये देखकर काइजू 9 को यकीन नहीं हो रहा होता कि वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अब इतामे को चीफ की परवाह होने लगती है। अपने बाएं हाथ टूटने की वजह से शायद ऐसा है कि चीफ उसको ना हरा सके। अब काइजू 9 पहले की जितना वीक नहीं रहा, अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि काइजू 9 एक बार फिर से चीफ के ऊपर पंच करता है। तभी चीफ से एक ताकतवर शॉक वेव जनरेट होती है, जिससे काइजू नंबर 9 का दायां हाथ फट जाता है। और हम देखते हैं कि चीफ ने अपने दाएं हाथ से ये शॉक वेव जनरेट करी होती है। चीफ अपनी वाइफ हिकारी शिनोमिया और किकोरू को एक साथ खेलते हुए देख इमेजिन करता है और एक बार फिर से उठकर काइजू नंबर 9 से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्या चीफ अपने सिर्फ दाएं हाथ के दम पर काइजू 9 को हरा पाएगा? ये तो हमें सिर्फ अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और अगला एपिसोड कल ही देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी भी बहुत से बंदे हैं तो कि खाली वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे पैसे नहीं कट रहे। तो इसका अगला पार्ट कल आने वाला है और जल्दी से कमेंट करके सपोर्ट दिखाओ अपना, भर दो कमेंट सेक्शन पूरा। अब चीफ वर्सेस काइजू 9 की फाइट देखने को मिलने वाली है आपको। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना मेरा इस बार का वॉइस ओवर आपको कैसा लगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से काइजू नंबर 8 के सीजन 3 के एपिसोड 5 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 50 से लेके 53 तक कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले जाकर उनको देख लीजिए, वरना स्टोरी आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपने देख लिया है तो मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आज के अमेजिंग एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुमी काफी तेजी के साथ इसाओ की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे काइजू 9 अपने हाथ को हील कर चुका था। वहीं पे कुरुसु एक जगह पे छिपकर इसाओ को बताता है कि ये जगह पूरी तरीके से खाली कर ली गई है और वह भी जाकर अपने आप को बचा ले। इसाओ उसको समझाता है कि उसके यहाँ से जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वह यहाँ से चला भी गया तो मॉन्स्टर 9 के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वह उसको ढूंढ ही लेगा। उल्टा इसाओ कुरुसु को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कुरुसु इसाओ की जीत तक उसके साथ रहने के लिए कहता है। इसाओ एग्री कर देता है और अपनी पूरी कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है, जो कि हमें नहीं बताई जाती। इसाओ की अनलीश पावर कुरुसु को बाहर भी महसूस हो रही होती है। अगर इसाओ किसी नंबराइज्ड वेपन को उसकी फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल करेगा तो उससे इसाओ की लाइफ फोर्स भी कम हो सकती है, लेकिन बदले में जो उनको शक्ति मिलती है वह खोंजू काइजू जितनी है इंसानी शरीर में। तभी इसाओ और काइजू 9 अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की तरफ पंच करते हैं और उस पंच के पावर को कुरुसु भी भाप लेता है कि ये काइजू नंबर 2 की रिलीज फोर्स है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक फोर्स की वजह से चीफ का दाहिना हाथ भी टूटने लगता है। ये देख के कुरुसु को यकीन नहीं होता और काइजू 9 काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है चीफ की पावर को देखकर, और वे किसी भी हालत में काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल करके रहेगा। लेकिन चीफ अपनी पूरी ताकत से उसके पेट पे पंच मारते हैं और जब उसका सर नीचे आता है तो अपनी पूरी ताकत से उसके फेस पे मारते हैं, जिससे काइजू 9 की गर्दन ही उखड़ जाती है और उसको एहसास होता है कि उसने चीफ को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती करी। चीफ इसाओ से इम्प्रेस होता है और अपनी पूरी दिखाने के लिए इसाओ को कहता है और सिर्फ अपने धड़ से ही वह इसाओ के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। चीफ अपने सिर्फ दाहिने हाथ से ही काइजू 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट करे थे, इसलिए चीफ के हाथ पे काफी ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। लेकिन बात यही नहीं, चीफ के जो अटैक्स है उनमें वो जोर नहीं जो कि पहले था। अब चीफ बूढ़े होने के साथ काफी कमजोर है। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची कि वे अपने आप को और जोर देकर लड़ाई कर सकें। वो वक्त भी काफी ज्यादा सुहाना था जब चीफ हिकारी के साथ मिलकर लड़ाई करते थे। तभी एकदम से काइजू 9 चीफ के चेस्ट पर पंच कर देता है। उसके बाद काइजू 9 चीफ के ऊपर पंच की बारिश करता है। कुरुसु के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वे चीफ को कैसे कवर प्रोवाइड करें, क्योंकि इस समय फर्स्ट डिवीजन और कैप्टन नारुमी चीफ से काफी ज्यादा दूर है। तभी चीफ कुरुसु से कहते हैं कि अब हम काइजू 9 को हराने वाले हैं। ये सुनकर कुरुसु काफी हैरान होता है, क्योंकि इस समय चीफ एक सेकंड के लिए भी डिफेंस में चले गए तो काइजू 9 उनको मार देगा। चीफ कुरुसु से कहते हैं कि वे उनके सर्किट्स को ऑन करें और जल्दी से जल्दी शूट की पावर को मैक्स करें। उसके बाद जो चीफ का दाहिना हाथ है उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है और चीफ उसको मूव कर पा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ जो कि काइजू 2 के मसल्स है वह चीफ के मसल्स को रिपेयर कर रही है। लेकिन डर इस बात का है चीफ की जो बॉडी है वह इस झटके को नहीं सह पाएगी, क्योंकि इस समय उनकी बहुत एज हो चुकी है। कुरुसु भी चीफ को इतना खुद को पुश करने के लिए मना करता है, क्योंकि इससे चीफ को काफी भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन चीफ के लिए सब कुछ ठीक है। फिर वे डिफेंस फोर्स के सभी मेंबर्स को इमेजिन करते हैं। जो आज की जनरेशन है वह कमाल की है, उसके बाद जो उनके आगे की जनरेशन होगी वो भी कमाल की ही होगी। तो इस एक पल के लिए, सिर्फ एक इस लड़ाई के लिए वे काइजू नंबर 9 को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हिकारी ने लगा दी थी काइजू नंबर 6 से लड़ाई करते वक्त। और ये कहने के बाद चीफ अपनी लिमिट से पार आ जाते हैं और जो काइजू 2 की सूट है उसके शॉक वेव्स उनकी स्किन से बाहर निकल रही होती है।
तभी एकदम से काइजू 9 चीफ के ऊपर अपना पंच मार देता है, जिसे देखकर कुरुसु हैरान हो जाता है और चीफ उस पल के लिए उस दिन को याद करते हैं जब शिनोमिया ने सबसे कहा था कि वह डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी। किकोरू की बात सुनकर हिकारी को यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती है। इसाओ बताते हैं कि ये तो बस एक नॉर्मल सी बात थी, अगर वह हमारी फैमिली में जन्म ले चुकी है तो इसको ऐसा कहना ही था। और इसाओ की बात सुनकर हिकारी उसका मजाक बनाने लगती है। इसाओ बताते हैं कि ये काफी खतरनाक काम है। इसाओ की बात सुनकर हिकारी ठान लेती है अगर किकोरू ने इसी रास्ते को चुना है तो वे उसको ट्रेन करने के लिए अपने दिल को पत्थर का बना लेगी और सरवाइव करने के लिए अपनी पावर्स भी देगी। और इसका मतलब ये है कि इसाओ को किकोरू का ध्यान रखना है, उसको खूब सारा प्यार और अटेंशन देनी है, जो कि एक बाप की जिम्मेदारी है। उस वक्त की हिकारी की बात को याद कर इसाओ और भी ज्यादा रेंज में आ जाता है और काइजू 9 के हाथ को पकड़कर इसी बात का गुस्सा करने लगता है कि उसने एक बाप की जिम्मेदारी नहीं निभाई। कुरुसु स्क्रीन में देखता है कि इसाओ की बॉडी से सुपर हाई लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाहर निकल रही है। कम से कम इसाओ जो काम कर सकता है वह यह है कि वह आने वाली संकट को खत्म कर दे। और इसाओ की आंखें देखकर काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा डर में आ जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखें काइजू 2 से कम नहीं लग रही है। फिर इसाओ अपनी पूरी ताकत से काइजू 9 के ऊपर पंच मार देता है, ये कहते हुए कि वह भविष्य के सबसे बड़े खतरे को यहीं पे आज मार देगा ताकि वह उसकी बेटी को दोबारा परेशान ना कर सके। फिर इसाओ को अपनी किकोरू का वह रोता हुआ चेहरा याद आता है। कुरुसु बताता है कि इस समय इसाओ अपनी लिमिट से पार है। तभी जब ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर डायरेक्टर इतामे को समझने में देरी नहीं लगती कि ये काइजू 2 का एक स्पेशल ब्लास्ट है। लेकिन इस वक्त तो उसको चीफ की परवाह हो रही होती है, क्योंकि चीफ ने अपनी इंसानी लिमिट को पार कर दिया। अब लगता नहीं है कि मॉन्स्टर 9 इसाओ के सामने खड़ा रहने के लिए लायक होगा। जब हम मॉन्स्टर 9 की हालत को देखते हैं तो वह काफी खराब होती है और उसका कोर एरिया बाहर निकल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर 9 यहाँ पर अपने पूरे प्लान के साथ आया था। तभी वह अपनी बॉडी का शेप बदल लेता है अपने कोर को डिफेंस करने के लिए। लेकिन तभी वह देखता है इसाओ अपने दूसरे हाथ को भी चार्ज करके मॉन्स्टर के ऊपर पंच कर देता है। ये देखकर मॉन्स्टर 9 को हैरानी होती है कि एक इंसान अपनी लिमिट से पार जाकर मॉन्स्टर 2 की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। फिर इसाओ मॉन्स्टर 9 के ऊपर अपना दूसरा पंच मार देता है और उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह मॉन्स्टर 9 की बॉडी को चीरकर एक बिल्डिंग को भी टकरा के पार चले जाता है और कुछ ही वक्त में वह बिल्डिंग टूटकर बिखर जाती है। पंच के प्रेशर से सब जगह धूल उड़ने लगती है और ये काफका दूर से भागते हुए देख लेता है। फिर काफका और नारुमी अपनी पूरी ताकत लगाकर इसाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुरुसु खुद को संभालकर जब डायरेक्टर चीफ को देखता है तो वे सही खड़े होते हैं और काइजू 9 की बॉडी की काफी खराब हालत होती है। तभी उसकी बॉडी से एक परछाई आती है और वह और कोई नहीं काइजू 9 था। काइजू 9 की जो बड़ी बॉडी थी वह इस ब्लास्ट को सहन नहीं कर पाती और वहीं पे नष्ट हो जाती है और काइजू 9 खुद को हील नहीं कर पाता। लेकिन ये चीफ के लिए काफी ज्यादा बुरा था कि चीफ ने अपने ह्यूमन लिमिट को सरपास कर लिया है। अब उसमें और इतनी ताकत नहीं कि वह आगे बढ़कर उसके कोर को खत्म कर पाए। कुरुसु उसकी बात सुनकर डर जाता है। अगर चीफ के पास कोई काइजू बॉडी होती तो ऐसा पॉसिबल था कि चीफ ने उसको कब का हरा दिया होता। कुरुसु चीफ को कहता है कि उनको बस अब थोड़ा सा और खुद को पुश करना होगा, लेकिन चीफ में अब इतनी ताकत नहीं बची कि वह खुद की बॉडी को भी हिला पाए। और जब हम चीफ के चेहरे को देखते हैं तो उनके चेहरे में काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, लेकिन तब भी चीफ खुद को हिलाने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस वे ऐसा नहीं कर पाते। काइजू 9 अपने ऑर्गन्स निकालकर चीफ को खाने लगता है, ये कहते हुए कि अब काइजू 2 काइजूस की तरफ से काम करेगा। कुछ समय बाद वहाँ पे धूल उड़ने लगती है और काफका और नारुमी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब वे अपने सामने देखते हैं तो चीफ काइजू 9 की बॉडी के ऊपर खड़े होते हैं। यहाँ से हम नारुमी और चीफ के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे चीफ नारुमी को बताते हैं कि वे जब डिफेंस फोर्स का सबसे ताकतवर डिवीजन खड़ा कर लेंगे तो वे लड़ाई करना छोड़ देंगे और चीफ को ना लड़ाई करने की रिक्वेस्ट नारुमी करता है। और चीफ के लड़ाई छोड़ने के बाद पूरी डिफेंस फोर्स यानी कि पूरे नेशनल की जिम्मेदारी नारुमी के हाथों पे होगी। फिर नारुमी धीरे धीरे करके चीफ की तरफ बढ़ने लगता है। काफका को ये देखकर काफी खुशी होती है कि चीफ सही सलामत है, उनको ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी। तभी ही काफका की काइजू बॉडी उसको एक बड़े खतरे का एहसास देती है और काफका नारुमी को चीफ के पास जाने के लिए मना करता है। काफका को बस ये बताने की देरी ही थी कि वह डायरेक्टर चीफ नहीं है। तभी काइजू 9 नारुमी की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके वहाँ पर शूट कर देता है, लेकिन उस शूट से नारुमी और काफका दोनों ही बच जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और काइजू 9 अपने फ्यूज्ड फॉर्म में आ जाता है। नारुमी जब अपने सामने देखता है तो उसको यकीन नहीं होता और वह तुरंत ही चीफ को कांटेक्ट करते हुए पूछता है कि वे कहाँ पर है।
काइजू 9 को नारुमी की आवाज अपने कान में महसूस होती है और वह चीफ के एयरबड को बाहर निकालकर नारुमी को बताता है कि उसने चीफ को मार दिया और उसके साथ खुद को फ्यूज्ड कर लिया। अगर आपने ड्रैगन बॉल जेड देखा होगा तो आपको ये पता ही है कि ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि सेल ड्रैगन बॉल जेड में एंड्रॉइड्स को मारकर खाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। बिल्कुल सेम काइजू 9 के सीन में भी ऐसा ही है। ये मैंने सेल का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि आप काइजू 9 की पावर को थोड़ा समझ पाओ। हाँ, तो जब काइजू 9 बताता है कि उसने चीफ को मारकर उसके साथ फ्यूज्ड हो चुका है तो ये सुनकर काफका और नारुमी दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नारुमी उठते हुए कहता है कि इस बात पर कौन, तभी शिनोमिया वहाँ पर काइजू पे शूट करते हुए कहती है कि इस बात पर तुम्हारी कौन यकीन करेगा कि तुमने चीफ को मार दिया। काफका किकोरू को देखकर चौंक जाता है और जब शिनोमिया अपने सामने देखती है तो काइजू 9 उसको इसाओ का चेहरा दिखाते हुए कहता है कि तुम इसी की बेटी हो ना। किकोरू ये देखकर टूट जाती है और काफका उधर देखने के लिए मना करता है। तभी वहाँ पर नारुमी काफी तेजी से उसके पास आता है और उस पर कट लगा देता है और यह अटैक देखकर काइजू 9 को समझने में देरी नहीं लगती कि नारुमी ने इस अटैक का इस्तेमाल बीटा पे भी किया था। तभी नारुमी अपनी नंबर 1 टेक्निक इरुप्शन स्लैश का इस्तेमाल करके काइजू 9 पर अटैक करता है और साथ ही में उसको इसाओ की भी बात याद आती है जो कि उसने कही थी कि वह उसके हाथ में पूरा नेशनल सौंपेगा। ये बात याद कर नारुमी और भी गुस्सा होकर ये बात की कसम खाता है कि वह काइजू 9 को यहाँ से जिंदा बाहर निकलने नहीं देगा। तभी काइजू 9 अपने बड़े से पंख निकालकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। नारुमी ये देखकर काइजू 9 से इसका मतलब पूछता है तो वह बताता है कि जब भी वह किसी भी बॉडी में फ्यूज करता है तो उसकी बॉडी उसको कई सारे रिजेक्शन देती है और उन सभी रिजेक्शन को पास करने के लिए उसको थोड़ा समय चाहिए होगा। लेकिन नारुमी को इससे फर्क नहीं पड़ता और वह काफी तेजी के साथ काइजू नंबर 9 के ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। नारुमी अपनी बात पूरी करता ही है तभी काइजू 9 अपना बड़ा सा मुंह खोलकर काइजू 2 के ब्लास्ट को एक्टिवेट करने वाला होता है। ये देखकर नारुमी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी काफका वहाँ पर आकर अपने पंच को चार्ज करते हुए काइजू 9 से कहता है कि वह उनको उनका चीफ वापस लौटाए। उस पंच को खाने से जो काइजू 9 का ब्लास्ट था वह वहीं पे डिसमिस हो जाता है। लास्ट टाइम काइजू 9 काफी ज्यादा हेल्पलेस था लेकिन अब काइजू 8 को वह यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ने वाला और हम देखते हैं कि काइजू 9 ने काइजू 8 के पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। तभी शिनोमिया को इस बात का एहसास होता है कि उसके बाप का कातिल उसके ठीक सामने है लेकिन वह पूरी तरीके से हेल्पलेस है, वह कुछ नहीं कर सकती। फिर काफका और नारुमी एक साथ मिलकर काइजू 9 के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं और फिर काफका और नारुमी को उससे लड़ाई करते वक्त काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और इस बात की काफका को हैरानी होती है कि कैप्टन नारुमी और वह मिलकर उसके साथ डील कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं हरा पा रहे। तभी काइजू 9 काफका के ऊपर अपना ताकतवर पंच मारता है और काफका भी अपना पूरा दम लगाकर काइजू 9 के ऊपर पंच मारता है। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं लेकिन काफका देखता है कि उसके राइट हैंड के मसल से ब्लड निकल रहा है। फिर काफका उससे पीछे हट जाता है। काइजू 9 उनको बताता है कि अब वह वापस जाता ही है लेकिन तभी ही उसका राइट हैंड टूट के गिर जाता है काफका के पंच के कारण। फिर नारुमी काफका को बताता है कि वे किसी भी हालत में काइजू 9 को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। नारुमी अपने वेपन से काइजू 9 के ऊपर अटैक करता है लेकिन काइजू 9 अपने ऑर्गन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। असली झटके का एहसास काइजू 9 को तब होता है जब नारुमी के वेपन से एक सूट आकर उसके हाथ पे लग जाता है और तभी काफका एकदम से आकर उसके पेट पे पंच मारता है। इतना ताकतवर पंच कि उसके पेट की हड्डियां भी बाहर निकल जाती है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम काइजू 9 काइजू 8 को मानता है। तभी काफका चिल्लाते हुए काइजू 9 से कहता है कि वह उसको इस तरीके से जाने नहीं देगा। तभी उसको किकोरू का वो चेहरा याद आता है जब इसाओ ने किकोरू की तारीफ करी थी और वह इस बात की कसम खाता है कि वह उसको इस तरीके का रायता फैलाकर यहाँ से ऐसे आसानी से जाने नहीं देगा। फिर काफका काइजू 9 के ऊपर एक ताकतवर पंच मारता है। काइजू 9 देखता है कि उसकी बॉडी पे कई सारी रिजेक्शन होना शुरू हो चुकी है जिससे वे चीफ की बॉडी को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसको इस बात का पूरा यकीन है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा काइजू नंबर 8 है। और हम देखते हैं कि काफका की पंचेस और नारुमी की सूट से काइजू 9 की हालत काफी बेकार हो जाती है। फिर काफका और नारुमी साथ में उस पर आखिरी अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। जब काइजू 9 देखता है कि नारुमी काफका साथ में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वह काइजू 2 के ब्लास्ट को फिर से एक्टिवेट करता है और उस ब्लास्ट से वहाँ पे जितनी भी पूरी जगह थी वह सारी जगह टूटने लगती है और दूर से शिनोमिया को काफका और कैप्टन नारुमी की परवाह हो रही होती है। और जब हम काइजू 9 को देखते हैं तो उस ब्लास्ट के कारण काइजू 9 के पास सिर्फ उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ही बचा है और इस समय काइजू 9 अपनी लिमिट पर है।
और अगर उसने ऐसे ही काफका और कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करी तो उसको डर है कि जिस बॉडी को हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत करी वे उसके हाथों से निकल जाएगी। और जब काइजू 9 अपने सामने देखता है तो कैप्टन नारुमी ने अपने वेपन और काफका ने अपने हाथों से खुद को बचा लिया है। ये देखकर काइजू 9 को हैरानी होती है, जिस अटैक के कारण वह खुद नहीं बच पाया ये दोनों कैसे बच गए। तभी कैप्टन नारुमी और काफका काफी गुस्से में काइजू 9 की तरफ देखने लगते हैं और उससे दुआ मांगने के लिए कहते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी ना हो। फिर काइजू 9 ऐसा दिखाना शुरू करता है जैसे कि ये कुछ बड़ी बात ना हो और वे उन दोनों से कहता है कि उसको अपने इस चाल का पहले ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। नारुमी अपने रेटिना वेपन से देखता है कि आखिर वे क्या करने जा रहा है और वह समझ जाता है कि काइजू 9 का क्या प्लान है। फिर काइजू 9 अपने चेहरे के 2 हिस्से करता है और एक हिस्सा कुरुसु पर और एक हिस्सा किकोरू पर, और वे अपने मुंह से ही उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। काफका और नारुमी काफी तेजी से उन दोनों को बचाने के लिए जाते हैं। काइजू 9 ने पहले ही कहा था कि वह इस समय अपनी लिमिट पर है और इस आखिरी अटैक से जो चीफ का चेहरा है वह धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। काइजू 9 इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी बताता है कि वे किसी को भी उसके सामने मरने नहीं दे सकते। फिर काइजू 9 काइजू 8 को गुड बाय करता है क्योंकि अगली बार वे मिलेंगे तो काइजूस का युग शुरू हो चुका होगा। काफका और नारुमी कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय कुरुसु और किकोरू को बचाने के अलावा। फिर काइजू 9 चीफ की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है और ये अमेजिंग फाइट भी। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना